हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। दोस्तों, महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन को पास किया है। किसके लिए? तो मराठा कम्युनिटीज़ के लिए, जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं। दोस्तों, ये बिल 2024 में पास किया गया है और इसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया है मराठा कम्युनिटीज़ के लिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ बातें अबाउट द बिल। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना कि 10% रिजर्वेशन दिया गया है मराठा कम्युनिटी को। अगला पॉइंट है सुक्रिय कमीशन रिपोर्ट। दोस्तों, ये जो ड्राफ्ट किया गया है वो महाराष्ट्र की स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन यानी कि सुक्रिय कमीशन के रिपोर्ट पे बनाया गया है। इसमें जो मराठा कम्युनिटी है उसे SEBC के तरह ट्रीट किया गया है। दोस्तों, ये SEBC क्या होता है? जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास होते हैं, उसे हम शॉर्ट में SEBC कहते हैं। दोस्तों, ये जो बिल है इसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया है वैसे कम्युनिटी को जो मराठा कम्युनिटी है। गवर्नमेंट जॉब्स के रिजर्वेशन में, साथ ही साथ जो पब्लिक और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी एडमिशन्स में। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों की बात की गई है, सिर्फ पब्लिक की बात नहीं की गई है। और रिजर्वेशन कितना परसेंट है? 10% रिजर्वेशन है। दोस्तों, लास्ट पॉइंट है नॉट फॉर क्रीमी लेयर। दोस्तों, क्या ये क्रीमी लेयर के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। जो रिजर्वेशन अवेलेबल होगा वो सिर्फ वैसे व्यक्तियों के लिए होगा जो सच में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्रीमी लेयर में भी आते हैं और वो बेनिफिट लेके जाएंगे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा जो है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लाया गया है मराठा कम्युनिटीज़ के लिए जो SEBC कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, रीजंस क्या है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि मराठा कम्युनिटीज़ को के लोगों ने डिमांड कर दिया रिजर्वेशन के लिए? दोस्तों, पहला फैक्टर हमारा है स्ट्रक्चरल फैक्टर। स्ट्रक्चरल फैक्टर मतलब कि जो एग्रीकल्चर है वहाँ से भी इनकम इनको अच्छा नहीं आ रहा है और इनके पास कोई अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। दूसरा, जो एम्प्लॉयमेंट होता है, चाहे वो टेक्नो इनोवेशन ड्रिवन न्यू जॉब में हो, वो भी उस तरह का मार्केट भी अवेलेबल नहीं है। तो इन सारे स्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज़ है इनके अभाव में वो रिजर्वेशन का डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है हमारा चैलेंजेस इन द जॉब मार्केट। प्राइवेट सेक्टर में जो वेजेस मिलते हैं खासकर एंट्री लेवल पे, वो वेज बहुत ज़्यादा कम होते हैं और एक अच्छे लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए वो बिल्कुल काफ़ी नहीं होते हैं। दोस्तों, पब्लिक सेक्टर में जो जॉब्स होते हैं या जो वेजेस होते हैं वो अच्छे भी होते हैं और सिक्योर जॉब भी होता है, ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी भी होता है, कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल भी होता है, इसीलिए रिजर्वेशन का डिमांड ज़्यादा हो रहा था। दोस्तों, थर्ड फैक्टर जो कि पॉलिटिकल फैक्टर है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो कास्ट के बेसिस पे बेस्ड होता है, इसके कारण भी रिजर्वेशन की डिमांड बढ़ रही थी। दोस्तों, कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जैसे गुजरात के पटीदार्स, आंध्र प्रदेश के कपूस और जो हरियाणा के जाट्स हैं, इन सब के इन सब में भी रिजर्वेशन को लेके जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। दोस्तों, लास्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव डेप्रिवेशन। दोस्तों, रिलेटिव डेप्रिवेशन का मतलब होता है जब कोई कम्युनिटी ये फील करता है कि वो बिल्कुल अलग है दूसरे समुदाय से, खुद को इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड फील करता है। वो देखता है कि बाकी जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इकोनॉमिकली अच्छे इनकम है उनके पास, लेकिन इनको जो है वो अच्छा इनकम नहीं मिल रहा है या इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बिल्कुल ख़राब है। तो वो बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें भी सेम स्टेटस मिले। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रा कम्युनिटी वेरिएशंस। इंट्रा कम्युनिटी वेरिएशंस का मतलब है दोस्तों कि रिलेटिव डोमिनेंस के बावजूद भी कुछ ऐसे इंट्रा कम्युनिटी वेरिएशंस हो जाते हैं, जैसे इनकम के टर्म्स में हो या एजुकेशन टर्म्स के हो, और वो कम्युनिटीज़ खुद को बहुत ही डिप्राइव फील करता है, जिसके कारण भी जो रिजर्वेशन है उसकी डिमांड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो इकोनॉमिक डिवीजन है मराठा फार्मर्स के बीच, जो कि मराठवाड़ा में है, और वेस्टर्न महाराष्ट्र के फार्मर्स के बीच उनका इकोनॉमिक डिवीजन काफ़ी ज़्यादा है, तो इस कारण से भी डिमांड होता है मराठा रिजर्वेशंस के लिए।
दोस्तों क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है इसके बारे में भी समझेंगे। सोशल जस्टिस, दोस्तों ये जो इनजस्टिस होता है समाज के कुछ वर्ग के लोगों के साथ या कास्ट में वो पिछड़े हैं इसकी वजह से, तो उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड करवाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सोशल जस्टिस एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो सकता है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए, कि एक जो इतिहास है जिससे उनको एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है या ऐसे अनफेयर अनजस्ट तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है, उसको दूर किया जाए। दोस्तों रिप्रेजेंटेशन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसका एम है कि उसे एडिक्वेटली भी रिप्रेजेंट किया जाए। ऐसे लोग जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं उनको भी गवर्नमेंट जॉब में आने का मौका मिले। दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है सब्सटैंटिव इक्वालिटी। इक्वालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी की ही बात नहीं करते हैं बल्कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी की भी बात करते हैं। इसका मतलब है कि वास्ट सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म किया जाए, खास करके जो कि प्राय कास्ट के बेसिस पे बनाए जाते हैं। दोस्तों क्या कुछ इश्यूज भी हैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में? बहुत सारे इशू हैं। सोशल बैकवर्डनेस को हमेशा कास्ट से रिलेट करके ही हम नहीं देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है सोशल बैकवर्डनेस नॉट नेसेसरीली कास्ट बेस्ड। दोस्तों बैकवर्डनेस का कई आधार पे हो सकते हैं, ये सिर्फ एक आधार नहीं है। रेसिडेंस, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक स्टेटस और कुछ अदर डोमिनेंट फीचर भी होते हैं जिसके आधार पे बैकवर्डनेस होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ दोज ऑलरेडी बेनिफिटेड। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लेते हैं उनकी स्थिति सुधर जाती है, लेकिन स्थिति सुधरने के बावजूद भी वो रिजर्वेशन का जो है फ़ायदा लेते रहते हैं और कास्ट क्राइटेरिया को अप्लाई करके रिजर्वेशन का लाभ लेते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जिनका ऑलरेडी पोजीशन सुधर चुका है और वो अच्छे पोजीशन में है उनको फिर से ये सब बेनिफिट लेना कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन सिस्टम का मिसयूज है। एंटीथेटिकल टू कास्टलेस सोसाइटी। दोस्तों कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पॉलिसीज जो बनाए जाते हैं ये हमेशा कास्ट बेस्ड को परपेटुएट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिमांड फॉर रिजर्वेशन। दोस्तों अब जब लोग देखते हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है तो वो रिजर्वेशन की मांग करते हैं। कुछ ऐसे डोमिनेंट कास्ट हैं वो डोमिनेंट कास्ट होकर के भी खुद को बैकवर्ड का टैग लगा देते हैं और वो होप करते हैं कि हमें भी रिजर्वेशंस का बेनिफिट मिले। लास्ट पॉइंट है इग्नोर्स इंट्रा कास्ट इनइक्वालिटीज। दोस्तों कुछ इंट्रा कम्युनिटी वेरिएशंस रह ही जाते हैं जैसे इनकम, एजुकेशंस, इनको इग्नोर किया जाता है और सिर्फ और सिर्फ सोलली जो है कास्ट को ही देखा जाता है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस में। दोस्तों वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सॉल्यूशंस क्या हो सकता है? तो दोस्तों देखिए रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी जो पीड़ित लोग हैं जो कई वर्षों से कई डेकेड से सताए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं उनको रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। लेकिन जो एक डिजर्विंग कैटेगरी होता है उन्हें ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। हम सबको रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो सोच समझ के कौन सा ग्रुप डिजर्व करता है नहीं डिजर्व करता है, सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे पास जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते हैं या जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है उनके पास इनकम नहीं होता है तो वो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं। पर्टिकुलरली जो डोमिनेंट कास्ट होते हुए प्राय जो होते हैं एग्रेरियन डिस्ट्रेस से या क्वालिटी जॉब्स की कमी से, रिलेटिव डेप्रीवेशन से जो है रिजर्वेशन की मांग करते हैं। तो दोस्तों सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो। कुछ ऐसे जो इश्यूज होते हैं अंडरलाइंग रूरल डेवलपमेंट के लिए उसको लेकर के आया जाए, उसको एड्रेस किया जाए, जॉब क्रिएट किया जाए और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाए। दोस्तों लास्ट पॉइंट हमारा इसमें है कि क्रीमी लेयर क्राइटेरिया। दोस्तों अगर कोई बहुत अच्छे वेल पोजीशन पे है भले ही वो बैकवर्ड कास्ट में है तो क्या उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए? नहीं दोस्तों बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे पोजीशन में है। तो जेन्युइनली डिजर्विंग कैटेगरी में जो लोग हैं उन्हें ही बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू रिजर्वेशन। दोस्तों इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का जो केस है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें 9 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट की
थी। इसमें 50% जो है रिजर्वेशन के ऊपर में सीलिंग किया गया था अंडर आर्टिकल 16(4). और जो बियॉन्ड 50% है, क्या उसके आगे मतलब बियॉन्ड 50% भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करता है तो उस केस में दिया जा सकता है। कोर्ट ने क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। दोस्तों क्रीमी लेयर क्या होता है? जो बैकवर्ड क्लासेस में भी ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिकली एडवांस है, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट आता है और इनको रिजर्वेशंस के बेनिफिट से बिल्कुल एक्सक्लूड करना चाहिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट केस है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006। सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंडीशंस लेट डाउन किया है जो स्टेट्स को मीट करना होगा तभी उनको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, याद रखिएगा, रिजर्वेशंस इन प्रमोशन। तो कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो स्टेट्स को फुलफिल करने चाहिए? तो पहला कंडीशन ये है कि एससी के और एसटी के बैकवर्डनेस का एक क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए उनके पास। दूसरा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी जब ना हो तो उसका भी फैक्ट्स देना होगा स्टेट को। और हमारा लास्ट जो थर्ड केस है वो है जर्नल की केस एंड अदर्स वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 का। एंड लास्ट केस है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। दोस्तों याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया था ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए, जो कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे बेस्ड था। और दोस्तों 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी याद रखिएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। धन्यवाद।